अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर और फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, लास्ट टॉपिक डायमेंशन था वो भी कर लिया। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटी बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस। हमें क्वांटिटीज प्रीफिक्सेस में फाइंड करने हैं, प्रीफिक्सेस में लिखने हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है 4 multiply by 10 to the power minus 4 मीटर। प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है, प्रीफिक्सेस फाइंड करना है, बहुत इजी है। सॉल्यूशन 4.0 multiply by 10 to the power minus 4। 10 को डिवाइड भी कर ले, 10 को मल्टीप्लाई भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम मल्टीप्लाई भी करें या डिवाइड भी करें। 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 4। ये दोनों बेसिस सेम है तो पावर ऐड अप होगी, इनकी पावर ऐड कर ले +1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 4.0 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय -4 +1 इज इक्वल टू -3। ये हो जाएगा -3। 4 divided by 10 is equal to 0.4 multiplied by 10 to the power -3 meter. That is meter. Now 0.4 multiplied by 10 to the power -3. We know that the prefix of -3 is equal to milli. किसके बराबर है? मिली के बराबर है। So 0.4 multiplied 0.4 millimeter. This is the answer of first question. ये हमने प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिख दिया है। 10 की पावर -3 किसके बराबर है? इसकी प्रीफिक्स क्या है? मिली। Another way to find the prefixes, एक दूसरा तरीका भी जो इससे भी इजी है। अब जैसे क्वेश्चन हमें गिवन है 4.0 multiplied by 10 to the power -4 मीटर। सॉल्यूशन 4.0 multiplied by 10 to the power, इसको स्प्लिट कर ले, 10 की पावर को स्प्लिट कर ले, 10 की पावर -3 into 10 की पावर -1 मीटर। अगर ऐड कर लेंगे फिर 10 की पावर -4 हो जाएगा। 4.0 multiplied by 10 to the power -1 multiplied by 10 to the power -3 मीटर। We know that 10 की पावर -3 is equal to milli, इसके बराबर है, that is equal to 1 milli। So 4.0 multiplied by 10 to the power -1 millimeter। अब पावर में क्या है? -1। और जब भी 10 की पावर में -1 हो, अगर हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर ले तो लेफ्ट तरफ शिफ्ट करेंगे। कितने पॉइंट? 1 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे -1 है। 0.4 multiplied by 10 to the power 0.4 millimeter। दोनों तरीकों से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है दैट 15.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 सेकंड। पार्ट बी 15.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 सेकंड। सॉल्यूशन अगेन by dividing and multiplying by 10, 15.0 multiplied by 10 to the power -8 multiplied by 10 to the power multiplied by 10 divided by 10 into second is equal to 15.0 multiplied by 10 multiplied by 10 to the power -8 multiplied by 10 to the power -1 second। ये 10 जब ऊपर आएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। 15 multiplied by 10 is equal to 150 multiplied by 10 की पावर -8, बेसिस से तो पावर ऐड अप हो जाएगी -1। 150 multiplied by 10 to the power -9 second। -8 -1 is equal to -9 second। So 15 nanosecond। Prefixes of 10 की पावर -9 is equal to नहीं। थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है। हम इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है, बिल्कुल सेम है, वो आप खुद कर लीजिए। नंबर सेकंड इज
कैलकुलेट द एरिया ऑफ द प्लेट एंड अनसर्टेनिटी इन इट। हमें लेंथ भी गिवन है और विड्थ भी गिवन है। हमने क्या करना है, हमने एरिया फाइंड करना है और अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। लेंथ हमें गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू 15.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 is least count or uncertainty in that measuring instrument। width भी हमें given है, width कितनी है, width is equal to 10.80 plus minus 0.01 centimeter। we have to find area, हमें area find करना है और we have to find uncertainty in area। दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, एक तो हमें एरिया फाइंड करना है, दूसरा अनसर्टेनिटी इन एरिया फाइंड करना है। बहुत इजी है। सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया किसके बराबर है, लेंथ इनटू विड्थ के बराबर है। लेंथ की वैल्यू पुट कर ले बाय पुटिंग वैल्यूज। लेंथ की वैल्यू हमारे पास 15.6 मल्टीप्लाई बाय विड्थ की वैल्यू हमारे पास 10.80 है। अगर इनको मल्टीप्लाई कर ले तो आंसर हमारे पास आएगा, दैट इज 168.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गई। हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड कर लिया। सेकंड पार्ट में वो अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको याद हो, इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी में मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने क्या किया था, पहले लेंथ की अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की थी, फिर विड्थ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की थी, फिर उनको ऐड अप किया था। उनको ऐड अप करके फाइनल रिजल्ट में कंक्लूड किया था। तो इसी तरह सेम इज द केस, पहले लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, फिर विड्थ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ विल बी इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट divided by Bayes value multiplied by 100%। So percentage uncertainty in length will be del L। हमने फाइंड del L हमें given है, that is 0.1 least count divided by length। length कितना है, 15.6 multiplied by 100%। अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ विल बी इक्वल टू 0.641 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ, सेम इज द केस, लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट uncertainty divided by Bayes value multiplied by 100%। so del W हमारे पास क्या है, that is 0.01 divided by with कितनी है given है हमें 10.80 multiplied by 100%। अगर कैलकुलेट करके तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0925 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया। अब एरिया में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी in width is equal to percentage uncertainty in length कितनी है, that is 0.641 plus percentage uncertainty in width 0.0925। अगर इनको ऐड करें तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 0.733%। That was percentage uncertainty in area। ये तो percentage uncertainty in area था, लेकिन फाइनल रिजल्ट में कंक्लूड करने के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था। That formula was percentage uncertainty in length
divided by measured value 168, जो एरिया की वैल्यू हमने मेजर की दैट वाज 168.48 प्लस माइनस percentage uncertainty in area divided by 100 multiplied by area, that was equal to 168.48 plus minus then a कितना आ रहा है 0.733 divided by 100 multiplied by एक वैल्यू हमारे पास आ रही है 168.48. So 168.48 plus minus 1.2 राउंड ऑफ कर ले तो 168.48 plus minus 1 centimeter square. This is the percentage uncertainty in area. इस तरीके से हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों पार्ट हम सॉल्व कर लिया। पहले पार्ट में वो पूछ रहा था कि अनसर्टेनिटी एरिया फाइंड करें, सेकंड पॉइंट में वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी पूछ रहा था। परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए पहले लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करें, फिर विड्थ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करें, फिर दोनों अनसर्टेनिटी को ऐड अप करके फाइनल रिजल्ट में कंक्लूड कर ले। फाइनल रिजल्ट में कैसे कंक्लूड करेंगे उसके लिए ये फार्मूला है del A divided by 100 multiplied by A. Del A was percentage uncertainty in area divided by 100 multiplied by A mean measured value. Next question is the length of a pendulum is this. If acceleration of free fall is 9.8 meter per second square, calculate the percentage uncertainty in time period of the pendulum. इस क्वेश्चन में भी हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है। डेटा अब चेंज है लेकिन प्रोसीजर सारा का सारा वही है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करने के लिए हमने 3-4 मेथड यूज किए थे। वन वाज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अदर वाज डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, थर्ड वाज पावर रूल और एवरेज वैल्यूज के लिए और एक टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। हमें वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज हमें गिवन है। The length of pendulum is L is equal to 100 plus minus 0.1 centimeter. G की वैल्यू भी हमें गिवन है। Acceleration due to gravity 9.8 plus minus 0.1 centimeter. जिस डिवाइस से मैं ये उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है उसका लिस्ट काउंट 0.1 and we have to find percentage uncertainty in time. Percentage uncertainty in time is equal to 5. Solution. अब percentage uncertainty को फाइंड करने के लिए पहले हम लेंथ में percentage uncertainty फाइंड करेंगे, फिर g में फाइंड करेंगे, फिर t की वैल्यू लगाएंगे, t का फार्मूला लगाएंगे। अब percentage uncertainty in length will be equal to least count of that instrument divided by original value or measured value multiplied by 100 is equal to del L percentage uncertainty or least count कितना है 0.1 divided by length हमें गिवन है that is 100 multiplied by 100 से कैंसिल तो वैल्यू कितनी है 0.1%। Now percentage uncertainty सेंटीमीटर in G। अब G में फाइंड करेंगे del G percentage uncertainty least count divided by measured value G multiplied by 100। So del G percentage uncertainty in gravity is equal to least count कितना है 0.1 divided by G की वैल्यू 9.8 multiplied by 100। इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.02। Now we have to find percentage uncertainty in timing experiment meter per second square।
percentage uncertainty in time. We know that time period of simple pendulum is 2 pi L divided by G. L divided by G. तो 2 pi स्क्वायर रूट को हटा के उसकी वैल्यू लगा ले, L divided by G 1/2 हो जाएगा. So 2 pi L पे अलग पावर ले ले, डिवाइडेड बाय G पे अलग पावर ले ले. अब पावर रूल आ, पावर रूल में हमने क्या किया था, अनसर्टेनिटी इंडिकेटेड इन पावर फैक्टर. हमने पावर को मल्टीप्लाई किया था विद दैट अनसर्टेनिटी. पावर को जो अनसर्टेनिटी हमने फाइंड की थी उसके साथ मल्टीप्लाई किया था. अनसर्टेनिटी इन t टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू del L percentage uncertainty in length divided by multiply by power factor. Power कितनी है? That is 1/2. Similarly, percentage uncertainty in G multiply by power factor. Power factor कितना है? 1/2 है. वैल्यूज पुट कर लें. percentage uncertainty in length की वैल्यू कितनी आई थी? That was equal to 0.1 multiplied by 1 divided by 2 plus G में कितनी आ रही थी? वो भी 0.1 multiplied by 1 divided by 2. तो हमारे पास आंसर जो आएगा that is 1.02 आ रही है इसकी वैल्यू. 1.02 0.05 plus 0.5. Final answer is equal to 0.55. Round after that तो 0.6%. So percentage uncertainty in time will be 0.6%. थर्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया. जिस तरह सेकंड न्यूमेरिकल था बिल्कुल सेम उसी तरह है थर्ड न्यूमेरिकल भी. अब नंबर 4 कैसे डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. कैसे? हमें कुछ वैल्यूज गिवन है और हमने उससे स्टोक्स लॉ कैलकुलेट करना है. वैल्यूज हमें क्या गिवन है? डेटा में वो पूछ रहा है दैट सपोज थ्योरी सजेस्ट दैट द ड्रैग फोर्स डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम. जो ड्रैग फोर्स है दैट डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम. एक विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, एवरेज रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट रेडियस पे डिपेंड करता है, एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. तीन चीजों पे डिपेंड करता है. डिराइव द फार्मूला फॉर ड्रैगिंग फोर्स. वी हैव टू डिराइव द फार्मूला फॉर ड्रैग फोर्स थ्रू डायमेंशन. फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? ड्रैग फोर्स दैट डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी. विस्कोसिटी को हम थीटा से शो करते हैं. दैट डिपेंड अपॉन द रेडियस. रेडियस पे डिपेंड करता है. एंड नंबर थर्ड इज इट डिपेंड अपॉन द ड्रैग फोर्स डिपेंड अपॉन द velocity of that object. Let's call it equation 1. That is equation 2 and 3. Combining these equation solution. तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर ले तो FD is directly proportional to eta r radius into v, where eta is viscosity. और viscosity की डायमेंशन हमें क्वेश्चन में गिवन है. क्या डायमेंशन है? viscosity की डायमेंशन है is equal to L inverse into T inverse. ये डायमेंशन हमें गिवन है, ये आपने याद रखनी है. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है L inverse into T inverse. So कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा लेते हैं. ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट into viscosity into radius into v. Putting dimension of these values, जितनी भी values है viscosity, radius और velocity की dimension put कर लेते हैं. Fd is equal to some constant and eta, let's call it equation 1. Dimension of eta is equal to, तीनों की dimension मैं लिख लेता हूँ, m L inverse into T inverse. Radius x
लेंथ की डायमेंशन रेडियस इज इक्वल टू l। और नंबर थर्ड इज वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी है? वेलोसिटी की डायमेंशन वी नो दैट मीटर पर सेकंड, मीटर इज लेंथ पर सेकंड इज टाइम, l t इनवर्स हो जाएगा। अब f d इज इक्वल टू किसके बराबर थी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 1 देखिए, f d इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू eta r into v। फोर्स की डायमेंशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। फोर्स की डायमेंशन वी नो दैट फोर्स की डायमेंशन इज इक्वल टू ml t की पावर -2, ml t की पावर -2 इसके बराबर। अब इस इक्वेशन में डायमेंशन पुट कर ले, सब कांस्टेंट की तो है, बाकी जितनी वैल्यू है उनकी डायमेंशन पुट कर ले। कि क्या डायमेंशन है? ml t की पावर -2 इनवर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट की नहीं है तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन प्लेस कर लेते हैं, ml इनवर्स इनटू t इनवर्स। r की कितनी है? दैट इज l, और v की कितनी है? l t इनवर्स। हमने डायमेंशन में पढ़ा था, डायमेंशन डिफिनेशन में, टू रेज बेस क्वांटिटी टू ए पावर, the power may be negative, may be positive depending upon them। so पावर पुट कर लेते हैं, -2 is equal to m l inverse t inverse, m l inverse t inverse, लेट इसकी पावर में a पुट कर लेते हैं, इसमें b को प्लेस कर लेते हैं और m t इनवर्स c प्लेस कर लेते हैं। नाउ ब्रैकेट खोले तो ये a सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा m की पावर a n की पावर -a t की पावर -a, ये हो जाएगा इनटू l की पावर b इनटू l की पावर c इनटू t की पावर -c हो जाएगा। m l t -2 जो फोर्स की डायमेंशन थी इज इक्वल टू साइड डायमेंशन को एक ब्रैकेट में लिखे तो दैट विल बी इक्वल टू m a l की पावर -a इनटू t की पावर -a इनटू l की पावर b इनटू l की पावर c इनटू t की पावर -c। अब देखिए जिनके बेसिस सेम है उनके पावर ऐड अप कर लें। अब यहाँ पे l ये सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड अप होगी, m a l की पावर -a प्लस b +c ये हो जाएगा, और t की ये बेसिस भी सेम है, इनकी पावर भी ऐड कर ले, -a -c हो जाएगा, t -a -c हो जाएगा। and left side m at t इनवर्स हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, कंपेयर करने का मीन m के सामने जो m की वैल्यू m को m के साथ कंपेयर करें, मास इज इक्वल टू ma और n लेंथ कितना है, लेंथ इज इक्वल टू l -a + b + c और t -2 इज इक्वल टू t की पावर -c -a। अब देखिए बेसिस सेम तो पावर हम कंपेयर कर सकते हैं ना, m पे पावर कितनी है 1, इस पे पावर कितनी है a, तो ये बन जाएगा a = 1, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेट कॉल इट इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कर देते हैं। l की वैल्यू 1 = -a + b + c हो जाएगा। a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी है 1 है, 1 = -1 + b + c, -1 इस तरफ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा +1 हो जाएगा, तो +1 1 = 2, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। सिमिलरली फॉर द थर्ड केस
थर्ड केस में हमारे पास t की पावर -2 is equal to minus a minus c, -2 is equal to minus a minus c। यहाँ से माइनस a की वैल्यू पुट कर ले माइनस c, दैट विल बी इक्वल टू 2 इस तरफ आ जाएगा -2 प्लस 1, 1 इस तरफ आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस c, -1 इज इक्वल टू माइनस c, माइनस माइनस से कैंसिल, c की वैल्यू क्या आई 1 आई, दैट इज इक्वेशन। ठीक, इसको इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। ये इक्वेशन मैं साइड पे लिख लेता हूं, ये अपने हमें काम आएगी। fd इज इक्वल टू कांस्टेंट थीटा इनटू rv, थीटा इनटू r इनटू v, जिसको हमने पावर लिया था a b c, इसी को मैं 1 का नाम दे देता हूं। नाउ in equation third b plus c is equal to 2, इक्वेशन सेकंड में b plus c किसके बराबर है 2 के बराबर है, b plus c is equal to 2, that was equation 2 implies that b plus c is equal to 2, c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, b plus 1 is equal to 2, ये 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 minus 1, so b is equal to 1, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 1 आई। हमने तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली, a की भी वैल्यू फाइंड कर ली दैट इज 1, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। अब इन सब वैल्यूज को इक्वेशन 1 में प्लेस करते हैं। इक्वेशन 1 implies that this equation fd is equal to constant viscosity के पावर n की पावर a 1 आया और रेडियस a b की वैल्यू भी 1 और b वेलोसिटी c की वैल्यू भी 1, सो दिस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू ऑलरेडी नोन है, इट्स वैल्यू इज ऑलरेडी नोन, दैट इज 6 पाई, जिसकी क्या वैल्यू है 6 पाई, सो fd इज इक्वल टू 6 पाई इनटू coefficient of viscosity into radius into v, this is the Drake law, Drake force formula, sorry Stokes law, Stokes law, and this force is known as Drake force, इसको Drake force बोलते हैं। Now our fifth